सर्दियां यानी डैंड्रफ। हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितु आपकी सीडीपी की क्लास में लेती हूँ। तो सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए मेरे साथ ताकि आज की क्लासेस हम स्टार्ट कर सके। और एक बार सभी बताते जाना कि मेरी वॉइड और वीडियो और वॉइस क्लियर है कि नहीं आप सभी के लिए। गुड आफ्टरनून रोहित। एक बार सभी आप बता देना कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए क्लियर है या नहीं। सब कुछ ओके है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सब कुछ क्लियर हो तो एक बार ओके कर दीजिएगा आप सभी। क्या आपको सब कुछ क्लियर आ रहा है? वीडियो वॉइस सब कुछ क्लियर दिख रही है? मेरी वॉइस आप लोग तक पहुंच रही है? गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। एक बार प्रतीक्षा आप बताना कि मेरी वॉइस और वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। सब कुछ आप लोगों के लिए क्लियर हो रहा है, विजिबल है? एम आई ऑडिबल? ओके, गुड आफ्टरनून संध्या जी। चलिए ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए मुझे कंफर्म पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक बार जब मैं पूछूंगी थोड़ा कंफर्म है तो आप सभी बताते जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी मैं कि हमारा जो फिलर फॉर्म है इसका हमारा इंस्टाग्राम और हम इसका टेलीग्राम चैनल है। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो सीटेट की बैच है स्टेट की वो स्टार्ट हो चुकी है और जो सीडीपी की क्लास मैं लेती हूँ 3 पीएम पे ये होगी और 6 पीएम पे सोनाली मैम की क्लास होगी और सुकंती मैम की आपको 7 पीएम पे क्लास होगी। गुड आफ्टरनून माही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लास हो रही है ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए हो रही है और जो सीडीपी का सेक्शन मैं आपको करा रही हूँ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। ठीक है, और जो ये लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं प्रोवाइड कराई जा रही हैं इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देने हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है क्लासेस। चलिए फिर अभी आप सब जैसा जानते हैं कि अभी हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है, यानी कि जितना अभी हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा फास्टली एक बार रिवाइज करते चल रहे हैं। बहुत सारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं तो जहां बच्चे थोड़े से अटक रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते चलेंगे और एक बार रिवीजन अपने माइंड को फिर से रिवर्स करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो और बाकी सब भी जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाओ ताकि आज की क्लास हम स्टार्ट कर सके। और जो लोग कनेक्ट हो गए हैं कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बिल्कुल फिट? तैयारी कैसी है आपकी? बाकी सब्जेक्ट्स की सब तैयारी कैसी चल रही है? तो तैयारी कैसी चल रही है? कैसे हो आप लोग? यहाँ पे तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उस हिसाब से थोड़े प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई आपको करनी है ना? तो और लोग भी कनेक्ट होते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट ताकि क्लास को आगे हम बढ़ाएं। अभी रिवीजन क्लासेस आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसमें नहीं आएंगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर आपका रिवीजन छूट जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन एमसीक्यू तो वो तो होते रहेंगे बट रिवीजन भी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए प्रतीक्षा बोल रही है ठीक है, सब कुछ तैयारियां सबकी अच्छी चल रही हैं, बेहतरीन हो रही हैं तैयारी।
रोहित जी माही दीदी से सॉरी बोल रहे हैं। क्या हो गया रोहित? चलिए फिर क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। जो लोग जुड़ गए हैं उन्हें लेट नहीं कराते हैं, क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। आज जो रिवीजन क्लास है हमने कल रिवीजन किया था। 3 चैप्टर्स हमने रिवीजन किए थे। उसमें हमने क्या-क्या पढ़ा था? आपका पढ़ा था डेवलपमेंट पढ़े थे, उसके स्टेजेस पढ़े थे, तीनों पीरियड के बारे में, जो इन्फेंसी होता है, चाइल्डहुड होता है और एडोलसेंस, तीनों के बारे में हमने डिटेल जो भी शॉर्ट में एक चीज़ पढ़ा। फिर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट पढ़ा। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में एक चीज़ और थी कि आपकी जो हेरिडिटी होती है वो स्टैटिक होती है, यानी स्थिर होती है। यानी जो आपके जेनेटिक गुण आपके माता-पिता से जो मिल जाते हैं उसे हम बदल नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा आपकी अपनी माँ पे जाता है या पिता पे जाता है, उसके आँखों का कलर जो होता है, उसके बालों का रंग, चेहरे का रंग, ये सब जो उसके पूर्वजों से, उसके पेरेंट्स से मिल जाते हैं, उन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है? यानी वो स्थिर होता है, जो जिसका जैसे पेरेंट्स होते हैं, उनको वो वैसे मिल जाते हैं। और जो आपका वातावरण है वो हमारा क्या होता है, डायनामिक होता है, यानी चेंज होता है। जैसा हमारा वातावरण मिलता है, जिस तरह का हमें एटमॉस्फियर मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, जिस तरह का हमें समाज मिलता है, जैसा खान-पान मिलता है, वो सब क्या होता है, सबके साथ एक जैसा नहीं होता है। वो जैसे-जैसे चेंज होता है, हम जितना अच्छा उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो सीखने और उसकी विकास है वो अलग-अलग होगा। ठीक है? चलिए, रोहित बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ मैम। ओके, चलिए। लाइव बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों कम आ रहे हैं। आप लोग इतने ज़्यादा मतलब मेंबर्स जो भी थे आते थे तो अच्छा लगता था क्लास में, बट अभी कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे बतानी थी कि अगर ये प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं, एचटेट में भी पूछे गए हैं और यूपीटेट में भी ऐसे आपके क्वेश्चन आए हैं कि हेरिडिटी स्टैटिक है या डायनामिक है। तो हेरिडिटी जो होती है स्टैटिक होती है, एनवायरनमेंट जो हमारी होती है वो डायनामिक होती है। ठीक है? तो इसको भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे सोशलाइज़ेशन, आपके चैप्टर में है ना सामाजिकरण की प्रक्रिया, आज हम उसको पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कराया भी हुआ है, बट इससे आपने देखा होगा कि हर पेपर में एक ना एक प्रश्न आपके इससे ज़रूर पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, ईज़ी है, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि आपके प्राइमरी एजेंसीज़ कौन है, सेकेंडरी कौन है, एक्टिव कौन है और पैसिव कौन है सोशलाइज़ेशन के। ठीक है? तो पहले हम जानते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण समाज के अनुकूल क्या होता है, उनके अनुसार ढलना होता है, उनके मूल्यों को प्राप्त करना होता है, रीति रिवाजों को समझना होता है, संस्कृतियों को एडॉप्ट करना होता है ना? तो यही चीज होती है सामाजिकरण। सीखना और समाज में रहना, व्यवहार करने के लिए कौशल करना कि हमें अपने समाज में किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करना है, किस तरह रहना है, क्या हमें सीखना है, इन सब चीजों को हम कहते हैं सामाजिकरण। और जो सामाजिकरण की प्रक्रिया ये होती है, ये कब तक होती है? जीवन भर चलती है। जब बच्चा एक जन्म लेता है, तो जन्म के समय वो ना सामाजिक होता है, ना असामाजिक होता है। उसे नहीं पता होता है कि हमारे समाज के क्या नियम है, क्या मूल्य है, क्या मापदंड है। जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, अपने घर, परिवार और बाहरी लोगों से इंटरैक्ट करता है, वो समाज में रहने के तरीकों को सीखता है और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रति वो वैसा व्यवहार करना सीख जाता है। ये हमारा होता है सामाजिकरण। इसी लाइन को बताया गया है कि सामाजिकरण एक जीवन भर की प्रक्रिया है जो बच्चे को उसकी संस्कृति की सामग्री और समूह के कई व्यवहार पैटर्न को सीखने में सक्षम बनाता है। वह किससे संबंधित है? यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? जो कहाँ से चलती है? जो जन्म जब से बच्चा लेता है, जो विकास जो हमारा होता है वो गर्भ से होता है, लेकिन जो हमारा सामाजिकरण होता है जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक मृत्यु तक, कब्र तक ना जाता है, तब तक ये सामाजिकरण हमारा होता रहता है।
ठीक है। सामाजिक विकास एक क्रमिक लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो विभिन्न चरणों से गुजरती है। फर्स्टली उसका सोशलाइजेशन कहाँ पे होगा? उसके घर में होगा, उसके परिवार में होगा। ये हमारा सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है जहाँ से उसका सामाजिक विकास स्टार्ट होता है। तो पहला जो हमारा होगा सामाजिक विकास की एजेंसी जो होगी, वो कौन होगी? प्राइमरी एजेंसी, यानी कि वो तुरंत जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम बोले तो उसकी माँ होती है जो उसको हर चीज़ पहले बोलना हर एक्टिविटी को करना सिखाती है ना? फिर धीरे-धीरे वो और लोगों से अपने भाई-बहन, माता-पिता, दादी-दादा जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके घर में रहते हैं, उनसे वो सोशलाइज़्ड होना सीखता है। तो सबसे पहला एजेंट जो हमारा हो जाता है फैमिली होता है, वो हमारा प्राइमरी सोशलाइज़ेशन होता है। ठीक है? माही जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। पहला जो हमारा सोशलाइज़ेशन है वो क्या होता है? हमारा परिवार होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंडली जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन होता है। वहाँ पे हम क्या अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं, अपने पीयर ग्रुप से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं। काफ़ी तरह-तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बच्चा क्या होता है? अफ़ेक्ट होता है और उसका सोशलाइज़ेशन वहाँ से शुरू होता है। ठीक है? तो ये जो एजेंसियाँ होती है, पहला सोशलाइज़ेशन उसका परिवार होता है, तो यहाँ पे भी वो सीखता है। तो ये क्या होता है? हमारा इनफॉर्मल होता है, यानी अनौपचारिक, जहाँ पे बच्चा कुछ समाजीकरण को सीखता है। ठीक है? हाँ, स्कूल हो गया, दोस्त हो गए, पास-पड़ोस हो गए, मतलब जो भी उनके घर से बाहर हो गया, वो हमारा सेकेंडरी हो गया। ठीक है? हाँ। और दूसरा फर्स्ट में हमारा परिवार हो गया। तो ये हमारा परिवार हमेशा हमारा फर्स्ट में आएगा, बाकी सब जितने होंगे वो हमारे सेकेंडरी में आएँगे। और अक्सर आपने ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए कि फॉर्मल सोशलाइज़ेशन कहाँ है, इनफॉर्मल सोशलाइज़ेशन कहाँ है? तो जो घर परिवार में बच्चा सीखता है वो हमारा इनफॉर्मल हो गया, और फॉर्मल औपचारिक अगर हम बोले कि औपचारिक रूप से कहाँ पे समाजीकरण होगा, तो वो कहाँ पे होगा? आप बताइए। आप लोग में से बताइए कि हमारा फॉर्मल सोशलाइज़ेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ पे फॉर्मल सोशलाइज़ेशन होगा हमारा? माधव जी गुड आफ्टरनून। माही जो भी मेंबर्स, बहुत कम मेंबर्स हैं, बहुत खराब लग रहा है कि आज इतने कम मेंबर्स जुड़े जुड़े हैं मेरे साथ। सभी रहते हो तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है जब साथ में सब रहते हैं तो। तो मैं पूछ रही थी कि फॉर्मल सोशलाइज़ेशन कहाँ से शुरू होता है? इनफॉर्मल तो परिवार में होता है। फॉर्मल सोशलाइज़ेशन अगर मैं बोलूँ तो वो कहाँ से शुरू होता है? औपचारिक समाजीकरण। सेकंड सोशलाइज़ेशन, हाँ, तो सेकंड सोशलाइज़ेशन में उसके आपके फ्रेंड्स हो गए, पीयर्स हो गए, लेकिन अगर हम कहें तो समाजीकरण में अगर हम सीखते हैं बच्चों को स्टार्टिंग में, जब 2.5-3 साल के होते हैं तो उन्हें हम प्री स्कूल में भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं, क्या वो प्री स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, तो जहाँ पे किसी संस्था में हो गया, आपका स्कूल हो गया, या फिर कोई ऐसी संस्थाएँ भी होती हैं जो आपको चीज़ें सिखाती हैं मैनर करना की, तो अगर हम कहेंगे तो हमारा फॉर्मल जो शुरू होगा वो किसी संस्थान में, स्कूल हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, जो भी हो गया, ये सब हो गए। हाँ, तो ये सब हमारे सेकेंडरी हो गए ना फॉर्मल सोशलाइज़ेशन के। ठीक है? तो 2 सोशलाइज़ेशन, एक इनफॉर्मल है, एक फॉर्मल है। ठीक है? तो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इसको नोट भी करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोट कर लेंगे तो क्या है कि कभी-कभी कुछ प्रश्न हम हमेशा सोचते हैं कि यही कॉन्सेप्ट आएगा, यही होगा, लेकिन कभी एग्ज़ामिनर का दिमाग ही घूम गया, वो कुछ अलग पूछ लिया तो, है ना? तो उसको भी देखते चलेंगे। ठीक है? चलिए। तो ये तो हो गया कि हमारे जो एजेंट्स हैं ऑफ सोशलाइजेशन के, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होगा। तो अगर हम ओवरऑल सबको अगर देखें तो कितने होंगे हमारे सोशलाइजेशन के एजेंसीज? तो फर्स्ट आ गया फैमिली हो गया। फैमिली से हम क्या क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल माही, अच्छा लग रहा है मेरे लिए। एक एक
जो स्टूडेंट है ना सभी इम्पोर्टेंट है। सब रहते हो तो अच्छा लगता है कि जहाँ पे आप सिर्फ रिप्लाई कर रही हो सब रिप्लाई करोगे, तो वो चीज़ें होती है ना, टीचर को भी प्रमोट करती है आगे पढ़ाने के लिए कि नहीं मेरे बच्चे एक्टिव है, पढ़ना चाहते हैं मुझसे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी क्लास रेगुलर लेती हैं, मेरी रेगुलर स्टूडेंट बनी हुई हैं। बाकी सब भी जुड़ते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। चलिए, पढ़ाना मेरा काम है, आप 1 रहो, 6 रहो, 10 रहो, पढ़ाना मुझे है, तो मैं पढ़ाऊँगी ही। चलिए, तो अगर हम फैमिली से कहें तो अपने फैमिली के जो एजेंसी है उससे हम कहाँ भाषा जो विकास होता है, सबसे पहले बच्चा अगर कहीं भाषा सीखता है तो वो अपने परिवार में ही सीखता है। तो लैंग्वेज आपका हो गया ना, फिर रिलेशनशिप बनाता है। जो भी भाई-बहन क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी जो भी हैं एक्सेट्रा जो भी हैं, सब वो रिलेशनशिप बनता है। ठीक है? जो होता है इंटरेक्शन होता है, मॉरल्स जो सीखते हैं हम अपने घर परिवार से ही सीखते हैं कि क्या चीज़ नैतिक है, क्या नहीं है, अनैतिक है। रोल मॉडल्स जो होते हैं हम अपने मम्मी जैसा या पापा जैसा या दादी-दादा, भाई-बहन जो भी होता है, उनको अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, उनकी तरह जैसे वो बिहेव करते हैं उस तरह हम बिहेवियर करना सीखते हैं। तो ये लोग हो जाते हैं हमारे फैमिली के जो हमें ये चीज़ें गुड क्वालिटीज़ सिखाते हैं। फिर होते हैं पीयर्स, ये क्या होते हैं एक्टिविटीज़ ट्रेंड होते हैं। जो दोस्त होते क्या होते हैं, ये कभी आपको शांति से बैठ के कोई ज्ञान देते हैं? हाँ, मॉरल वैल्यू। हाँ, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। मॉरल वैल्यूज, हाँ, ये सब जो भी होते हैं ना हम अपने घर से सीखते हैं। रिलेशनशिप अगर हम बनाना अगर सीखते हैं तो सबसे पहले अपने माँ से इंटरेक्ट होते हैं, पिता से इंटरेक्ट होते हैं, भाई बहनों से होते हैं, ये सब होते हैं। फिर हम अपने जब अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं तो फिर थोड़े से बाहर के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तो क्या दोस्त लोग कभी शांति से बैठ के वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो एक्टिविटीज होते हैं, वहां पे हमारी जो होते हैं ना, हमारे हाथ पैर शरीर हर चीज एक्टिव होते हैं उनके साथ। खेलना, कूदना, बातें करना, डिस्कशन करना, साइक्लिंग करना, हर चीज़ जो होता है ना वो एक्टिव ही होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव होते हैं तो उनके पीयर्स होते हैं उनके साथ। रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स हमें क्या सिखाते हैं? धर्म हमें सिखाते हैं हमारी उसकी वैल्यू करना, लव फॉर अदर्स, मीनिंग ऑफ लाइफ, गाइडलाइंस ऑन द हाउ टू लिव, है ना। जो धर्म नहीं हो तो हम कैसे किस तरह से अपने प्रकृति से प्रेम करें, लोगों से किस तरह प्रेम करना है, अपनी लाइफ का क्या अर्थ है, उसकी वैल्यू को समझते हैं। हाँ, शरारत भी होती है, बिल्कुल। अगर सबसे नॉटी जो होंगे तो वो मैं कहूँगी कि जो बचपन होता है, बाल्यावस्था होती है, जो चाइल्डहुड होती है, सबसे एक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा नटखट होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव मतलब हर चीज़ों में जो इनका वो होता है ना, शारीरिक ग्रोथ भले धीरे हो, लेकिन जो मेंटली ग्रोथ होती है ना, वो उन लोग की उस समय कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। रोहित जी लग रहा है नाराज़ होकर चले हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है हम उसको भी फॉलो करते हैं। हमारे कई सारे नियम होते हैं, अगर वो सब नियम और उसको ना फॉलो किया जाए तो पता नहीं जो भी हमारा समाज है कितने सारे अपराध हो, कितने सारे ऐसी घटनाएं हो जिनको हम सुनना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं, तो ये सब चीजें हमें सिखाती है, उनसे भी हम इंटरेक्ट होते हैं। और मीडिया, मीडिया को तो बाद में जोड़ा गया, अगर हम जोड़े तो मीडिया पहले इतनी हाई प्रोफाइल नहीं थी जितना अब के समय में है ना। तो मीडिया क्या है कि स्टीरियोटाइप्स ट्रेंड हाउ टू एक्ट, है ना। आपका जो दिया रूढ़िवादिता ट्रेंड हम कैसे बिहेव करते हैं। तो मीडिया का तो आजकल हम कहें तो सबसे ज्यादा रोल इन सबों में हो गया है सिखाने के लिए। फिर होता है कि जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वहाँ से भी पैसे अर्न करते हैं, रूल्स सीखते हैं, रोल्स बनाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सोशलाइजेशन करती है। फिर एथिक्स हो गए हमारे, ठीक है। क्लब हो गए, स्कूल ग्रुप्स हो गए, हर जगह कुछ ना कुछ ग्रुप बनते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर हमारा लेडीज क्लब का ग्रुप है, तो हर जगह एक ग्रुप बनाया गया सोशलाइजेशन का, कहाँ पे किसको किस तरह से ट्रीट करना है, कैसा व्यवहार उसे सिखाना है।
तो ये हमारा हो गया क्लब सोशल ग्रुप। फिर आता है हमारा स्कूल। स्कूल जो होता है सबसे, अगर इन एजेंसियों में फैमिली के बाद अगर किसी का रोल होता है, सबसे ज्यादा स्कूल होता है, जहाँ पे हमें हर तरह के रूल्स नॉर्म्स सब कुछ सिखाए जाते हैं। हम कैसे एक आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं, समाज को कैसे अपने आगे बढ़ा सकते हैं, हम खुद को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें हमें स्कूल के द्वारा सिखाई जाती है और हम वहां से सीखते हैं। तो स्कूल भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिकरण की दो एजेंसियां, और एक होती है सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। तो बताइए माही जी, अदर मेंबर्स भी, कि सक्रिय एजेंसी क्या है और निष्क्रिय क्या है, यानी एक्टिव एजेंसी कौन है और पैसिव एजेंसी कौन सी है। एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी, आंसर करिए। आप लोग भी आंसर करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्टिव एजेंसी और पैसिव। एक्टिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सक्रिय है, तो सक्रिय एजेंसी जहां पर हम दोनों एक्टिव हों, जो सीख रहा है, जो सोशलाइजेशन कर रहा है और जिसके द्वारा हो रहा है, दोनों एक्टिव हैं। हाँ, फैमिली हो गई, बिल्कुल सही माही जी ने बोला कि फैमिली हो गई। फैमिली में क्या है, मतलब जो भी हमारा क्या होता है, सामाजिकरण की सक्रिय एजेंसी वह जगह जहाँ व्यक्ति सक्रिय होता है, यानी दोनों का जो ग्रुप है वो साथ में चल रहा है। बिल्कुल सही माही बता रही है। पीयर ग्रुप हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ऑफिस हो गया, ये सब क्या है, हमारे हम भी सामने बैठे, हमारा सामने वाला भी सामने बैठा और दोनों एक्टिव है, दोनों में बातें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जो पैसिव होगा वो हमारा लाइब्रेरी होगा, यानी कि जिसका सामाजिकरण हो रहा है, जो व्यक्ति सीख रहा है वो स्थिर है, बाकी वो दूसरों से कुछ चीजें सीख रहा है। हमारा मैगजीन हो गया, मीडिया हो गई, ये सब क्या हो गया, ये तो सक्रिय है बट हम निष्क्रिय हैं, है ना, तो हम इनके द्वारा सीख रहे हैं। सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी जगह जहाँ व्यक्ति सक्रिय नहीं है, यानी जो हम है वो, हम सक्रिय नहीं है, जिसके द्वारा हम सीख रहे हैं वो सक्रिय है, हम निष्क्रिय हैं। ठीक है, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता। सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, बिल्कुल सही है। मास मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, बुक हो गया, मैगजीन हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, आपके पैसिव एजेंसीज हो जाएंगे। ठीक, इसमें ध्यान में रखिए, आपके अक्सर करके पैसिव एजेंसी पूछ पूछ देता है। लाइब्रेरी वाला जो क्वेश्चन है ना, कि लाइब्रेरी कौन सी एजेंसी है, एक्टिव है या पैसिव है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी चीजें एक्टिव नहीं है, जो चल नहीं रही है, फिर नहीं रही, जिसमें हम भी व्यक्ति स्थिर है, वो हमारी क्या हो जाती है, पैसिव एजेंसी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानते हैं कि संवेग, अगर संवेग ना हो तो एक व्यक्ति क्या है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक इमोशंस है, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस ही हमें इस तरह की बिहेवियर को सिखलाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा संवेग पढ़ेंगे। ठीक है, संवेग का अर्थ क्या है। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एमोवेयर शब्द से मानी जाती है, जिसका प्रयोग होता है उत्तेजित करना, उथल पुथल आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर कोई संवेग हो, जिसके वो संवेग होने पर हमारे अंदर कोई ना कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसे अगर हमने कोई इमोशनल मूवी देख ली या कोई रोने धोने वाली जो भी चीजें देख ली, तो उसको देख के हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, हम भी वैसी ही एक्टिविटीज करने लगे, यानी उसने हमारे अंदर क्या किया, कि जो करुण भावना थी उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार क्या है, इनकी डेफिनेशन को याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कहा गया था, ये वुडवर्थ द्वारा कहा गया था। ठीक है, क्रो एंड क्रो जो भी डेफिनेशन है इसको आप देख लेना, कि एक दो डेफिनेशन देखना, कि अक्सर क्या होता है, डेफिनेशन को ही डायरेक्ट आपके पेपर में पूछ दिया जाता है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो संवेग के पे मूल रूप से जिन्होंने काम किया था वो मैकडूगल थे और इन्होंने 14 टाइप्स के संवेग को बताया गया था। तो अलग-अलग जो संवेग हैं इनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती है। भय क्या करता है, हमें डर देता है और हम भय से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो ये इन्हीं संवेगों 14 संवेग इनमें बाँटे गए। ये प्रश्न कई बार बने हुए हैं, पूछे गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, इमोशन अगर ना हो तो हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे। कहीं न कहीं हम और आप भी जुड़े हैं तो एक इमोशन से ही जुड़े हैं। अगर कोई पढ़ना हो तो हम तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, हर चीज़ें हर जगह अवेलेबल है, सब कुछ सीख सकते हैं। बट क्या है कि हमें किसी के साथ एक अटैचमेंट होती है ना कि हम उससे ही सीखना है, उसका सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक जो प्रेम का संवेग होता है, एक सीखने का वो होता है ना कि मेरा अटैचमेंट उससे ज़्यादा बढ़ गया तो मैं उससे पढ़ना पसंद करूँगा। हमारे स्कूल में भी होता है ना, कोई टीचर हमें बहुत पसंद होती है, वो कुछ भी बताती है हमें अच्छा लगता है, उससे हमें पढ़ना बहुत पसंद होता है। या कोई-कोई ऐसे भी टीचर्स या लोग मिल जाते हैं जिन्हें हम देखना भी पसंद नहीं करते। वो अच्छी बातें भी सिखाते हों तो भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो यही चीज़ है कि संवेग ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एक-दूसरे से जुड़े हैं और रिलेशनशिप सब में बना हुआ है, प्रेम संबंध सब में है, एक इमोशन ही है जो हमें लाइफ टाइम तक चलता है और कुछ न कुछ नया करके सिखाने की प्रवृत्ति को बनता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 14 टाइप्स के हैं इसको ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ज़्यादातर आपसे यही पूछते हैं कि 14 टाइप के जो इमोशन दिए थे किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था या फिर मैकडूगल ने कितने प्रकार के दिए थे? तो 14 है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन इन एजुकेशन कि इमोशन का एजुकेशन में क्या यूज है। तो इसको हम देख लेते हैं कि सकारात्मक भावनाएं बच्चे के सीखने को सुदृढ़ करती है। हम जितना भी पॉजिटिव बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो बच्चे लर्निंग और अच्छी करेंगे और ज़्यादा अच्छा उनका जो रिजल्ट होगा और अच्छा आएगा। जबकि नकारात्मक तुम कर ही नहीं सकते हो, तुमसे ये होगा ही नहीं। या कोई बच्चा गलत करता है, हम उसको बार-बार उस पर डाँट दें, तो वो चीज़ें वो आगे करने के लिए बढ़ेगा नहीं। वहीं पे अगर हम पॉज़िटिव बोले कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो गई, तुम दोबारा से प्रयास करो, तुम अच्छा कर सकते हो। तो ये उसको क्या होगा, पॉज़िटिव मोटिवेशन डालेगा। तो ये भी एक चीज़ होती है कि सकारात्मक भावनाएँ बच्चों के सीखने को सुदृढ़ करती हैं। ठीक है? जस्ट इसका अपोज़िट होगा, हम जितना उसको अंदर नेगेटिव इमोशंस करेंगे क्रोध दिखाएँगे, गुस्सा करेंगे तो वो चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी। ठीक है? किसी की भावना को तीव्रता सीखने की प्रभावित करती है, यानी हम उस किसी चीज़ को सीखने के लिए कितने एक्टिव हैं, कितना हम ज़्यादा होते हैं, है ना? कोई चीज़ होती है ना कि किसी चीज़ को हमको लगता है हम तुरंत सीख लें, हमको ये तुरंत आ जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर अदर फील्ड में भी हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि हमको हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की तीव्रता कितनी है। चाहे वह सुखद हो या कष्टप्रद भावनाएँ हों, दोनों भी हो सकती है, पॉज़िटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है? सीखना सुचारू रूप से तब होता है जब छात्र मानसिक रूप से परेशान नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। आप अगर स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में लेकर पढ़ाई करो तो वो चीज़ें आपको याद नहीं होगी और आप घंटों टाइम उसमें वेस्ट करोगे लेकिन वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो कभी भी कोई चीज़ सीखने के लिए हमारा जो दिमाग हो, हमारी जो मानसिक रूप से हमें क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उस चीज़ों को सुनना चाहिए कि क्या सिखाया जा रहा है। जैसे अभी बहुत बच्चे इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे कि अरे ये तो लेक्चर ही देगी, वही बोरिंग होगा, वही पढ़ाएगी, वही करेगी, क्या करना है आके? एमसीक्यू तो हो नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों उसमें इन्वॉल्व हूँ? वो तो मेरे फ़ायदे वाली चीज़ है, इसमें क्या है, वो तो बोलेंगी, बोलकर चली जाएँगी। तो ये होता है कि मानसिक रूप से आप कितने स्वस्थ हो, कितना चीज़ सीखना चाह रहे हो, वो चीज़ भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है? सकारात्मक भावना किसी कार्य के लिए हमारी प्रेरणा को बढ़ाती है, बिल्कुल सही बात है। जितनी हमें पॉज़िटिव मोटिवेशन मिलेगी, हम उतने ही उस कार्य को करने के लिए उत्सुक होंगे और उस कार्य को उतना अच्छा कर सकेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास लेते हो और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ मुझसे ही सीखते होगे, बहुत चीज़ें तरीकों से सीखते होगे, बहुत पढ़ने से। तो ये आपके अंदर क्या है, सकारात्मक भावना। जैसे माही जी ने कल कहा कि ज्ञान हर तरफ मिल रहा है, जहाँ से लेना हो ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हमको कुछ करना है, बनना है
कुछ पढ़ना है, तो हमें क्या करना है, हर जगह से ज्ञान को लेना है, सीखना है और अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लाने हैं कि नहीं हम ये कर सकते हैं, हमें ये करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। ये होती है हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव मोटिवेशन। कभी भी इस चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि ये मुझसे होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे को तो क्लास ही नहीं मिला, मैं तो ये पढ़ा ही नहीं, मुझे ये नोट्स ही नहीं मिला तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमें जितना भी मिल रहा है हम पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा जितना मेहनत हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ठीक है, भावना व्यक्तिगत विकास के साथ साथ बच्चे के सीखने में भी मदद करती है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा कितना खुश है, कितना वो सीखना चाह रहा है, उसकी जो होती है ना प्रेम के संवेग है, सीखने की जो है, स्नेह भावना क्या है, मानसिक रूप से वो कितना स्थिर है, उसको जो वातावरण मिल रहा है वो कितना अच्छा है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या होती है कि बच्चे को मोटिवेट करती हैं आगे सीखने के लिए। ठीक है, बच्चा अंदर से अगर खुश है तो वो बाहर से भी खुश रहेगा और चीज़ों को भी अच्छे से हँसी-खुशी से सीखेगा और अच्छी चीज़ों से लेगा। बाकायदे अगर हम बच्चों पे प्रेशर डाल दें कि नहीं आज तो तुम्हें ये चीज़ याद करके सुनाना है, नहीं याद करोगे तो मैं तुमको मारूँगी। ऐसा हम जनरली अपने घर में बच्चों के साथ कहते हैं, नहीं आज जब तक याद नहीं करोगे तब तक तो आज तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। तो बच्चा तो पहले ही वो इमोशनली वीक हो जाएगा, आज तो मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, मैं तो आज मुझे याद ही नहीं होता है, मम्मी तो आज मुझे बहुत मारेगी या जो भी हो व्हाटएवर। तो ये सब चीजें होती है ना कि बच्चे को भी विकास के साथ साथ बच्चे को सीखने में मदद करती है। जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, वो चीजें हमें उतने ही अच्छे से चीजों को सिखाएंगी। हाँ, बिल्कुल। अभी जो उसपे आएँगे जो होगा ना इंटरनल मोटिवेशन और एक्स्ट्रा जो बाहरी जो आते हैं ना, वो मोटिवेशन कितना हो और जितना हम इंटरनली मोटिवेट होंगे, मुझे लगता है इंटरनली मोटिवेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सटर्नली अगर आप हो रहे हो तो, है ना? क्योंकि वो हमको अपनी हम अपने मेहनत से अगर हम एग्ज़ाम में पूरा क्रैक करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं और अपने लिए पढ़ते हैं, मुझे अपने लिए कुछ करना है और उस समय जब आप एग्ज़ाम में को पास करोगे ना, तो आपको जो खुशी मिलेगी, वो शायद ही आपके पेरेंट्स को मिले, वैसी वाली होनी चाहिए। रोहित जी बोल रहे हैं, मुझे तो नोट ही नहीं मिला। ठीक है रोहित जी, आप तो मेरे बहुत दिन से क्लासेस कर रहे हैं, मैं तो आपको बकायदे सब कुछ ला के देती हूँ, बताती हूँ, इतनी चीजें मैं एक्सप्लेन करते चलती हूँ, है ना? तो बनाना चाहेंगे तो बोल लेंगे और ये सब जो चीजें हैं आप इसको भी नोट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। यही सब चीजें आपके पेडागोजी सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? अपनी को तो बहुत चीजें समझानी पड़ती है मुझे। ज़्यादा मैं उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती हूँ कि देखो आप पढ़ोगे नहीं तो आप ऐसा हो जाएगा आपके साथ। तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट को भी दिखाती हूँ और नेगेटिव इफ़ेक्ट को भी दिखाती हूँ कि देखो जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो एक अपने फ्यूचर के प्रति भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना? आज हम कैसा कर रहे हैं और उसका कल हमको रिज़ल्ट क्या मिलेगा। मार के नहीं ज़्यादा मैं करती हूँ, ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छा आप समझ जाओगे एक बार ना तो फिर मुझे बार-बार उस चीज़ को टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ठीक है रोहित जी, कोई टेंशन नहीं लीजिए कि आपको नोट्स नहीं मिले तो आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं अपनी कोशिश में सफल हूँ तो मैं बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ। चलिए, जिन बच्चों को इंग्लिश का भी चाहिए वो उनके लिए भी है कि केवल मैंने हिंदी में ही नहीं किया है, इंग्लिश में भी किया है, ठीक है ना? यहाँ पे भी दिया है पॉजिटिव इमोशन रीइंफोर्स द चाइल्ड्स लर्निंग व्हाइल नेगेटिव इमोशन लाइक डिप्रेशन अफेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। डिप्रेशन अफेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? हाँ, कंपेयर करके। चलिए, अगर आते हैं नेक्स्ट पे हम कॉन्गिनेशन यानी कि संज्ञान। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड कि हमने उस व्यक्ति के बारे में संज्ञान लिया, तो संज्ञान से क्या समझते हैं आप?
संज्ञान मतलब ही समझना हो गया कि अनुभूति, ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करने वाला एक शब्द है। ठीक है? ये इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सोच, जानना, याद रखना, न्याय करना और उच्च स्तरीय कार्य और इसमें भाषा, कल्पना और धारणा योजना शामिल करना। जो भी हमारी मानसिक क्रियाएँ हैं, जो भी हम अपने दिमाग से करते हैं। थैंक यू माही। पर बच्चे नहीं आ रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे बहुत मतलब बैड वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अ, बच्चों को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। चलिए पढ़ते हैं संज्ञान। अनुभूति, ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करने वाला एक शब्द है। मानिए जो भी हमारी मानसिक क्रियाएं होती है, जो भी हम अपना कार्य करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? अपने दिमाग से। वो दिमाग में ये सब प्रक्रियाएं हमारी चलती रहती हैं। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया सोच, जानना, याद रखना, न्याय करना, ये सब हम किसके द्वारा करते हैं? अपने दिमाग से करते हैं। जो हमारी दिमाग चलती है ना, हमेशा ये कहते हैं ना, हमारी दिमाग सोते समय भी कार्य करती है, वो एक्टिव रहती है। हम सो जाते हैं बट हमारा ब्रेन क्या होता है? वो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है? हाँ, आशा तो यही करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ क्लास में, चीजों को रिवाइज करो, पढ़ो, है ना? चलिए, तो ये चीज होती है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सोच, जानना, याद रखना, न्याय करना, समस्या सुलझाना शामिल होते हैं। ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय कार्य और इसमें भाषा, कल्पना, धारणा और योजना शामिल होती है। यानी जो भी कार्य हम अपने करते हैं दैनिक जीवन में, पढ़ना, लिखना, ये सब किसके द्वारा करते हैं? हम अपने ब्रेन के द्वारा करते हैं, संज्ञान लेते हैं। हम कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में हमने ये संज्ञान लिया, यानी उस व्यक्ति के बारे में जानकारी ली, अपने दिमाग में, अपने कॉन्शियस में उसको ले आया। फिर उसके आधार पे हमने तरह-तरह की अपनी सोच का निर्माण किया, याद किया, न्याय किया, समस्या किया, व्हाटएवर जो भी हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ भी हम अपने ब्रेन से करते हैं। तो ये होता है संज्ञान। इसके एलिमेंट्स होते हैं कि धारणा। हम अपने अगल-बगल बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हर चीज़ों को अपने दिमाग में ब्रेन में नहीं लेते हैं। हम किस चीज़ को अपने दिमाग में लेंगे, किस चीज़ को सीखेंगे, वो उस चीज़ को सीखना चाहेंगे जिस पे हमारा ध्यान जाएगा। तो धारणा क्या है? एक व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज़ को देख सकता है, सुन सकता है या जागरूक हो सकता है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अगल-बगल देखते हैं, उन सब चीज़ों पे जहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, उसको हम अपने दिमाग में धारण करते हैं। ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, धारण किया, दिमाग में रखा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में हो। हम उन्हीं चीज़ों को अपने दिमाग में, अपनी स्मृति में रखना पसंद करेंगे, जिन पे हम रखना चाहते हैं। ठीक है? गुड आफ्टरनून पूजा। बहुत लेट से क्लास जॉइन किया। चलिए, तो पहला हो गया कि धारणा क्या होता है? हम अगल-बगल की जो चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, अपने दिमाग में, अपने आँखों के द्वारा अपने दिमाग में ले आते हैं, ठीक है? फिर हमको किस चीज़ पर ध्यान देना है, अटेंशन देना है, उस चीज़ को अटेंशन किया, ध्यान में रखा, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको अपनी स्मृति में धारण कर लिया, ठीक है? मेमोरी मानव मन की ज़रूरत पड़ने पर अतीत से जानकारी संग्रहित करने या कोड करने या पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, अगल-बगल सब कुछ देखते हैं, वो हम कहाँ डालते हैं? अपने स्मृति में डालते हैं और जब ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसका पुनरुत्पादन करते हैं। तो ये हो गया। फिर होता है अटेंशन देना, ध्यान दें कि इस प्रतिक्रिया के तहत हमारा मन अपनी इंद्रियों के उपयोग के साथ विभिन्न गतिविधियों को ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। ठीक है, हमने अपने देखा, उसको अपनी स्मृति में लाया और उस पे ध्यान कब केंद्रित किया? जब हम उसको चाहते हैं कि हमको इस चीज़ को सीखना है, हमारा ध्यान उस पे केंद्रित होगा, ठीक है? तब हम उसको अच्छे से याद करेंगे।
फिर आता है विचार। जो भी चीज़ें हम अपने दिमाग में रखा, हम विचार भी क्या होता है, हमारा दिमाग का ही एक तत्व होता है। हम जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, उस पे अपना एक विचार प्रकट करते हैं, ठीक है ना? विचार हमारे दिमाग में चलता रहता है। ये जो विचार चलता है वो कहाँ चलता है? हमारे ब्रेन में ही चलता है। तो विचार सोच का सक्रिय प्रक्रिया है। विचार हमें प्राप्त सभी जानकारी को एकत्रित कर घटनाओं और ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करता है। यानी हमने अब पूरा अगर हम देखें, कैलकुलेशन करें कि हमने अगल-बगल देखा, धारण किया, उसको स्मृति में लाया, उस पे ध्यान केंद्रित किया कि क्या-क्या आज हमने देखा और क्या हमें एडॉप्ट करना है, ठीक है? उसको अटेंशन दे दिया, फिर हमने विचार किया कि जो भी प्रक्रियाएँ हैं, ये क्यों हो रही हैं, क्या हो रही है, सारी घटनाओं, संबंधों को आपस में जोड़ा और एक विचार अपने दिमाग में बनाया। और जो भी विचार बनाया, इसको प्रकट किसके माध्यम से करेंगे? भाषा के माध्यम से करेंगे, लैंग्वेज। हमारे विचार को प्रकट करने का सबसे अच्छा जो साधन है, कम्युनिकेशन करने का जो सबसे अच्छा साधन है, वो क्या है? हमारी भाषा। तो भाषा और विचार एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। अगर भाषा ना हो तो हम अपने विचार को कैसे अभिव्यक्त करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमने क्या देखा, क्या किया। तो भाषा जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने में। हाँ, कम्युनिकेट करने में। हम एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं? भाषा के द्वारा जुड़े हैं। आप अपनी फीलिंग्स को लिख के बता रहे हो, मैं पढ़ के बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो भाषा और विचार एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। भाषा बोले गए शब्दों की मदद से हमारे विचारों को व्यक्त करने की क्षमता है। सीखना। सीखना क्या होता है? हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जब से बच्चा जन्म लेता है, तब से ये सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और हम ये नहीं कहेंगे कि सीखना एक पर्टिकुलर एज में या एक समय में जाके स्थिर हो जाता है। जो सीखना हमारा चलता है, वो कब तक चलता है? लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है। तो सीखना क्या है? सीखना अध्ययन है, अनुभव है, संशोधित व्यवहार के माध्यम से ज्ञान या कौशल का अधिग्रहण है। बच्चा पैदा होता है तो पहले रोता है, फिर बलबलाता है, फिर बोलना शुरू करता है तो ये जो सीखना होता है एक सीक्वेंस में चलता रहता है और जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे-जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, हमारा जो व्यवहार होता है वो क्या होता है? संशोधित हो जाता है और हम मच बेटर करने लगते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा जो सीखना हुआ ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है और जैसे-जैसे हम सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अनुभव भी बदलते हैं, हमारे विचार भी बदलते हैं, हमारे व्यवहार बदलते हैं, संशोधित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, सीखने के माध्यम से, ठीक है? तो ये इसके एलिमेंट्स थे आपके संज्ञान के। अब पढ़ते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन हमें ऐसा होता है जिसके द्वारा हम किसी कार्य को व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं और उससे अभिप्रेरित होकर हम उस व्यवहार को करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो अभिप्रेरणा क्या होगा? अभिप्रेरणा व्यवहार को बनाए रखने, शक्ति देने, दिशा देने की प्रक्रियाओं में शामिल होता है। हम किसी कार्य को क्यों करते हैं? क्योंकि वो उससे हमें खुशी मिलती है या हम किसी के द्वारा मोटिवेट होकर उस कार्य को करते हैं। तो ये जो मोटिवेशन होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक हमारी आंतरिक होती है और दूसरी हमारी बाह्य वो होती है। आंतरिक जो होती है हमारे खुद की अनुभूति, खुद की डिज़ायर होती है जिसको हम करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं। बाहरी मोटिवेशन क्या होता है? दूसरों के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है या किसी न किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए किसी न किसी लालच में हम जाके उस कार्य को करते हैं, वो हमारी हो गई बायो अभिप्रेरणा, ठीक है? तो ये 2 तरह की होती है, एक इंस्ट्रिंसिक होती है और एक एक्सट्रिंसिक होती है, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बायो अभिप्रेरणा, ठीक है? एक बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है? ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड ला सके, मार्क्स ला सके, इसलिए पढ़ना चाहता है। दूसरा उसके अंदर एक डर हो सकता है कि उसको अगर उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? ये हो गया। तीसरा अगर हम बोले बाह्य अभिप्रेरणा में तो अच्छा पढ़ के अच्छी जॉब लेना चाहता है, अच्छा नौकरी करना चाहता है ताकि वो पैसे अ अर्न कर सके। फिर होता है प्लेज़र, उसके लिए भी होता है, ठीक है?
अगर हम आंतरिक अभिप्रेरणा करें कि बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसके उस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, वो विषय वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहता है, उसकी खुद की खुशी है, खुद का अपना आत्मसंतुष्टि है, जिसके माध्यम से वो पढ़ना चाहता है। गर्व महसूस करने के लिए कि मैंने इतने अच्छे नंबर पाए, अपने माता-पिता को गौरवान्वित करने के लिए, अचीवमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, क्यूरियोसिटी, ये जो चीज़ें होती हैं, क्या होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। ये सब चीज़ें जब हमें मोटिवेट करती हैं, तो हम कार्य करते हैं। और जो हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होती है, वो क्या होती है? बाहरी दुनिया से इफ़ेक्ट होती है, जो हम बाहरी दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो हमारी हो जाती है बाह्य अभिप्रेरणा, यानी एक्सट्रिंसिक होती है और इंट्रिंसिक होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लो की आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स है, तो इन्होंने 5 प्रकार की बताई थी। और पाँचों तरह में अगर हम बोले तो जो हमारी सबसे पहली बेसिक नीड होती है, यानी जो हमारा बेसिक नीड क्या होता है? जो हम फर्स्टली अगर हम चाहते हैं पाना, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? हमारा ब्रीथ होगा, फूड होगा, वाटर होगा, सोना होगा, ठीक है? ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है? दैहिक सुरक्षा वाली चीज़ें होती है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जिसके बिना हम आगे जीवन को नहीं सोचते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी होती है फिज़िकली, जो हम अपने फिज़िकली कितने हम स्ट्रॉन्ग हैं, दैहिक आवश्यकता की बात होती है। यानी हमारे शरीर को क्या-क्या चाहिए? साँस चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सोना चाहिए, साथ में चाहिए, ये जो हमारी क्या हो गई? बेसिक नीड्स हो गई हमारे लिए, फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज होती है, जब ये हमारी सैटिस्फाई होती है तो हम सेकंड स्टेज पर पहुंचते हैं। सेकंड स्टेज होती है सुरक्षा की, यानी जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी एक सुरक्षा होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, वातावरण, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट है, बारिश धूप हर है, तो उसके लिए हमें एक छत होना चाहिए, ठीक है? जीवन यापन करने के लिए नौकरी होना चाहिए ताकि कुछ पैसे आ सके, मॉरलिटी हो गई, फैमिली हो गई, हेल्थ हो गया और प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी सेकंड लेवल की हो गई, ठीक है? थर्ड होता है जब हमारी इसका सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि हमने खाना-पानी मिल गया, रहने को घर मिल गया, नौकरी मिल गई, ये हो गया। अब हमारा क्या होता है कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है, ठीक है? जब ये सब चीज़ें पूरी होती है ना, होता है ना कि आपने तो पढ़ लिया, अच्छी नौकरी पा ली, खाना-पीना सब हो गया, अब चलो शादी-ब्याह कर लो, काम खत्म हो जाए। हाँ, तो थर्ड जो आ गया हमारा लव से रिलेटेड आ गया। तो मोस्टली तो हम सब यहीं तक पहुँचते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ये दोनों स्टेजेस में बहुत कम ऐसी चीज़ें होती है। सेल्फ होती है, यहाँ भी बहुत लोग पहुँचते हैं। जब हमारा ये सैटिस्फाई होता है, हमारा घर, परिवार, खाना-पीना सब हो गया, तो फिर क्या होता है? सेल्फ एस्टीम होती है। ठीक है? सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, जो भी हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, कि अपनी जो आत्मशक्ति हो उसको कितना बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लाना, हमारी उपलब्धि क्या है, रिस्पेक्ट टू अदर करना, दूसरों का सम्मान करना, ये हो गया। फोर्थ हमारी होती है आत्मसिद्धि, यानी मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक प्रेजेंटी, ये सब चीजें होती है हाइपोथेटिकल, मतलब काफी उच्च विचार वाली थिंकिंग होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम कहाँ पर हैं, कितना है, और दूसरों के बारे में हम कितना सोच सकते हैं। तो ये जो हमारी होती है सबसे फिफ्थ, और ये स्टेज पहुंचने के लिए पहले हमारी सबसे पहली ये स्टेजेस पे पहुंचना जरूरी होता है। इन स्टेजेस के बाद ही हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये 5 स्टेजेस थी इनकी आवश्यकता की, जो कि एक मनुष्य के जीवन में कितनी आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं को हम स्टेप बाय स्टेप पूर्ति करते जाते हैं। जब हमारी होती है तो हमारी दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अगर हम कहें कि ह्यूमन लाइफ में कभी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती। आदमी ऐसा स्वभाव है कि वो जितना चीजें पाता रहता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन उतनी ही ज्यादा होती जाती है, ठीक है? चलिए, और इनका जो पूरा नाम था क्या था? अब्राहम हार्लोड मैस्लो, ठीक है? तो इनके बारे में भी बगल में यहाँ पर है, आप इस पे भी नोट्स लेते। इतना तो नहीं पूछता है, बट इसके ये जो 5 स्टेजेस है ना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि थर्ड पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है, पहली कौन सी है? तो दैहिक सुरक्षा है, फिर दैहिक आवश्यकता है, सुरक्षा है, फिर लव है, फिर स्टीम है, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ठीक है?
हाँ, मदर टेरेसा हो गईं, आपके महात्मा गांधी हो गए, ये लोग क्या थे, ये लोग जो आपके थे ना कि इन लोग की मॉरलिटी जो थी ये क्या अपने लिए नहीं दूसरों के बारे में सोचना, कि हम अपनी फीलिंग्स अपने उसके बारे में ना सोच के दूसरों से कितना अटैच्ड हो। इसमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जो लोगों ने देश के लिए कुछ किया, साइंटिस्ट भी हो गए जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये लोग जो हमारे हो गए, ये लोग मॉरलिटी से बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एकदम आत्म सिद्धि जो प्राप्त करने वाली होती है, उस लेवल में जाते हैं। ऐसे में बहुत अगर यहाँ तक ही हो गए सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये हो गया यहाँ तक जाने की हिम्मत वाली चीज होती है कि हम अपने छोड़कर अपना सुख त्याग कर दूसरों के बारे में सोचें, है ना? तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो इससे भी आपने देखा होगा कि बार-बार प्रश्न बने हुए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। 1 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। रिवीजन क्लास है तो फटाफट करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की योग्यता का विकास करना है। यानी बच्चे को सेंटर में रख के उसके लिए जितना भी हम सही कर सके, जितना अच्छा कर सके, उस चीज को हमें जानना है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की योग्यताओं का विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जॉन डेवी का विशेष योगदान है। बार बार पूरे प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा या बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किसने दी है, तो वो जॉन डेवी ने दी है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा से बालक के लिए, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक की प्रगति तथा विकास हो सके। ये इनका प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मेन बात कही गई थी। यानी बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को देखना है, बच्चे के लिए जो जितना अच्छा हो सके हम उसको कर सके। ठीक है, तो ये कुछ प्रगतिशील शिक्षा के वो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए कि इसको क्यों लाया गया उसको देखना है। ठीक है, लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस लर्निंग, आपके रिलेशन कैसा है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सब चीजों की बात इसमें कही गई है। करके सीखना पे, लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया, करके सीखने पे। ठीक है, विषयगत इकाइयों पे केंद्रित कर एकीकृत पाठ्यक्रम पढ़ाना, शिक्षा को उद्यमिता का एकीकरण करना, समस्या को सुलझाने और महत्वपूर्ण सोच पर जोर करना। रोहित जी अगर देख रहे हो तो ये सब नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस था चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में था कि बच्चों को जितना भी हम सिखा सके, एक्टिव कर सके, बच्चों को करके सीखने का ज्यादा से ज्यादा मौका हम देना चाहिए। उनके जो ज्ञान है उनको बाहरी वातावरण से जोड़ते हुए ज्ञान देना है, उन्हें रट्टा नहीं मरवाना है। ये सब चीजों को इसमें ध्यान दिया गया। समस्या को सुलझाने और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना, समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास करना, रटकर ज्ञान के विपरीत सीखने के लक्ष्यों के रूप के समझ और कार्रवाई करना, सहयोगी और सरकारी शिक्षण परियोजना करना। पूजा जी आप लेट से जुड़ी हैं तो आप पीछे के भी कुछ देख लेना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना, मैंने वही वही बस टॉपिक उठाए हैं ताकि आपका रिवीजन भी चलता रहे। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए अत्यधिक है। इसको मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न शिक्षण संसाधनों के पक्ष में पाठ्य पुस्तक पर जोर देना, आजीवन सीखने की सामाजिक कौशलों पर जोर देना। ठीक है ना, चलिए इसी में हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है वो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में ही आता है। तो आपके समावेशी शिक्षा क्या है, उसमें हर तरह के बच्चों को लिया जाएगा। हमारे जो समाज में है बहुत तरह के बच्चे पाए जाते हैं, कुछ मेडिकली इश्यूज होते हैं, किसी को डेवलपमेंट में इशू होता है, किसी को लर्निंग में होता है, किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोलता है कि हम इन सबको साथ में लेकर चलते हैं, ये सब हमारे शिक्षा के ही भाग है। इनके लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं होगा, इनको उन्हीं विद्यालय में, समान विद्यालय में लिया एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जहाँ पे जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो सामान्य स्तर के छात्रों से अधिक मानसिक और निम्न मानसिक स्तर के छात्रों के लिए होती है। इसका स्वरूप छात्रों की योग्यता, क्षमता और स्थितियों के अनुरूप होता है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे में कौन आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम बच्चे, ये सारे बच्चे मिलके
समावेशी शिक्षा में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी हाँ, बिल्कुल माही जी बिल्कुल सही कही हैं कि गिफ्टेड, डिसेबल, नॉर्मल सब होते हैं समावेशी शिक्षा में। तो समावेशी शिक्षा अगर पूछता है कि समावेशी शिक्षा में कौन-कौन से आते हैं, अगर चारों ऑप्शन हो तो सभी को आप टिक करना, क्योंकि उसमें सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। प्रतिभाशाली भी आते हैं और जिनको अधिगम में कठिनाई हो उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाषा, भाषा क्या है? मैंने पहले ही बताया कि भाषा अगर ना होती तो हम एक-दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो भाषा क्या होती है? भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य पशुओं से इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति करने के लिए ऐसी भाषा है। हम अक्सर यूज़ करते हैं ना कि जानवर है क्या नहीं समझ पाया, क्योंकि जानवरों के पास ये चीज़ें नहीं होती, ना वो भाषा से बोल सकते हैं, ना वो अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पर मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको भाषा मिली है, जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को, संवेगों को और विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है एक-दूसरे के सामने। तो अगर हम बोले कि लैंग्वेज की भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना उच्चारित भाषा की, तो वो क्या होती है? फोनीम होती है, यानी कि स्वनिम। और अर्थ के रूप में अगर सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है रूपिम। ठीक है, वाक्य विन्यास होती है जहाँ पे वर्ड बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। अर्थ विन्यास कहाँ होता है? जहाँ पे वो मीनिंगफुल वाक्यों को बोलने लगता है, यानी जो व्याकरण संबंधी उनकी त्रुटियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। हाँ, यही वो चीजें हैं जो हमें जानवरों से अलग करती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये इससे भी प्रश्न बने हुए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। उच्चारित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है स्वनिम, और अर्थपूर्ण भाषा की जो इकाई सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है रूपिम। वाक्य विन्यास जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है वो होता है, और अर्थ विन्यास जहाँ पे जो शब्दों का व्याकरणीय जो त्रुटियां होती हैं वो कम हो जाती हैं और बच्चा सही वाक्य बोलने लगता है। तो ये जो एजेस हैं कि बच्चा किस ईयर में कितने वर्ड्स वो बोलने लगता है, ठीक है ना? तो 5 से 8 साल में वो क्या होता है, मास्टर स्पीच ऑफ साउंड, जो भी उसके होता है ना बोलने की जो चीजें होती है ना बिल्कुल सही बोलने लगता है। 4 साल में एक्यूरेट अर्ली स्पोकन ग्रामर स्किल्स, वो क्या होता है, व्याकरणिक जो त्रुटियां होती है ना वो खत्म हो जाती है। 4 साल में बच्चा एकदम एक्यूरेट सही लैंग्वेज बोलने लगता है। ईयर में सेइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मास्टर स्पीच साउंड, है ना, वो क्या करने लगता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जो थोड़े कठिन वर्ड है उसको भी बोलना शुरू कर देता है। 2 ईयर में वो 50 वर्ड तक सीख जाता है, उससे ऊपर भी हो रहता है। तो उसमें वो क्या छोटे-छोटे वर्ड्स बोलने लगता है। ठीक है, 18 मंथ्स में होता है 5 टू 20 वर्ड्स बोलने लगता है, और इसमें वो क्या होता है, जनरली जो हमारे छोटे-छोटे वर्ड्स यानी अ, ब, त जो हमारे स्वर फोनीम्स होते हैं वो निकालते हैं। 12 जो मंथ होता है वो क्या होता है, 1-2 वर्ड बोलता है, बैबलिंग करता है, ज़्यादा वो चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन उसको जो भी वर्ड्स होते हैं वो निकालता है। तो ये जो स्टेजेस हैं कि स्पीच उसके कैसे-कैसे चलते हैं, तो ये नीचे से स्टार्ट होता है, आपके 5 टू 8 ईयर तक दिया है। 5 से 8 साल में बच्चा अपने शब्दों में पूरी उसकी महारत हासिल हो जाती है और वो अच्छे से बोलने लगता है। बिल्कुल माही, आपका क्लियर हो जाएगा, और आप जितना रिस्पॉन्स करती है, मैंने आपको अदर क्लासेस में भी देखा है, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और सबसे ज़्यादा मेरे कहने से ज़्यादा आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी तैयारी कैसी है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माही, डोंट वरी। चलिए, भाषा के बारे में नोम चॉम्स्की जी का भी बहुत फेमस है, तो आता है, इन्होंने बोला कि जो भाषा होती है ना बच्चे की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, बच्चा जब से जन्म होता है ये वो जन्म से ही वो सीख के आता है, वो अपने समाज में जिस तरह से जैसे लोगों से इंटरेक्ट होता है उसकी भाषा वैसे डेवलप हो जाती है। तो इसके बारे में नोम चॉम्स्की जी का दीजिएगा, ये आपके हिंदी लैंग्वेज हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, या अदर में भी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला था कि अनुसार जिस भाषा को सुनता है उसे वह सीख लेता है। ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते हैं, हमारे बच्चे जैसे होते हैं तो वो जैसे हम बोलते हैं वो हिंदी सीख लेते हैं। अंग्रेजों में फॉरेन में जाइए तो वहाँ के बच्चे की जो लैंग्वेज होती है वो वहाँ के लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो वो उनकी जन्मजात प्रवृत्ति थी भाषा अर्जन यंत्र, यानी उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना।
और जैसे-जैसे बच्चा 4 साल की उम्र में जाता है, उसकी जो व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, वो कम हो जाती है और भाषा की जो व्याकरण शुद्धियाँ होती हैं, वो उसको सीख जाता है। तो ये नॉम चॉम्स्की जी का कहना था, छोटा-सा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया साथ में कि क्योंकि भाषा के सेक्शन बहुत पूछे जाते हैं आपके हर पेपर में, इम्पोर्टेंट है, नॉम चॉम्स्की, ठीक है? तो यहाँ तक कैसा लगा आपको क्लास? तो रिप्लाई भी करना, बहुत कम है, लेकिन जो लोग थे पूरी तरह से मेरा सहयोग किए। हाँ, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है? कभी-कभी हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछते, तो याद रखना, ठीक है? और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज तो जो भी हैं, जितने भी हैं, मुझे पता है आप लोगों ने, सब लोगों ने लाइक किया होगा। जो लोग बाद में भी वीडियो देखे, वो भी लाइक कर देना। और क्लास अच्छी लगे तो उसपे कमेंट भी कर देना। और मैं चाहूँगी कि कल से ज़्यादा लोग जॉइन हो यार, अच्छा नहीं लगता है इतने कम लोगों में हो। अब हमारी भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई, आप लोगों में ज़्यादा लोगों को देख के हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? थैंक यू माही जी। सभी बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। और जितने भी थे आज मेरा फुल सपोर्ट किए, मुझे यही बहुत अच्छा लगा कि जितने भी मेंबर्स आज मेरे साथ जुड़े थे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जितने भी थे, मुझे इतने लोगों में भी संतुष्टि है कि आप इतना पढ़े, समझ में आया और आपने अच्छे कमेंट किए मेरे लिए, ठीक है? थैंक यू पूजा। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना। और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। अगर कोई चीज़ में कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, आप वहाँ से मुझसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, फिर एक टॉपिक हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं नए क्लास के साथ।